आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 2 से मैथ के सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक का ये जो क्वेश्चंस है ये 2 अंक वाले क्वेश्चंस है। यानी यहाँ से हमें एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 6 और 20 का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। कौन से विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्या है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक 6 है और यहाँ पर हमारे पास एक 20 है। क्लियर है। देखिए अब ये जो 6 है, अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पढ़म कट जाएगा, 2 3 6 और ये 3 1 1 3, यानी एक ठो 2 आया, एक ठो 3 आया, एक ठो 1 आया। मतलब लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 1। क्लियर है। यहाँ पर 20 है, चलिए 20 को भी तोड़ के देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पर 2 का पढ़म कटेगा, 2 दाएं 20, फिर 2 का पढ़ा में 5, फिर 5 1 के 5। मतलब यहाँ पर 2 के टो है, 2 टो है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना एक ठो 5 है और एक ठो 1 है, एक ठो 5 है और एक ठो 1 है। क्लियर है। अब देखिए HCF हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि दो संख्या के ऊपर हमें निकालना है 6 और 20 पर, तो 6 और 20 में देखेंगे क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 कॉमन मिल रहा है एक, और यहाँ पर हमें एक भी कॉमन मिल रहा है। मतलब जो जो कॉमन मिल रहा है इस चीज को आप देखिए। और देखिए अगर आपको HCF LCM एकदम नहीं निकालने आता है, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, मतलब वहां पर HCF LCM का जो कंसेप्ट है उसका मैं एक लिंक दे दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप मतलब कभी भी HCF और LCM के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। क्लियर है। तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इन क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। इसको मैं थोड़ा ठीक से मतलब बना देता हूं। मतलब ये जो 1 है और 1 के यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग HCF को किस प्रकार से लिखेंगे। HCF को किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर मिल रहा है 2 2। अब देखिए यहाँ पर 2 का छोटा पावर क्या है। जैसे यहाँ पर 2 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर 2 के पावर में 2 है। मतलब जो छोटा पावर वाला होता है ना उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 के पावर में 1 जो है ये छोटा पावर है, क्योंकि यहाँ पर 1 पावर में है, यहाँ पर 2 है, तो छोटा वाला को ना मिला हुआ ये वाला हुआ, तो इसी को लेंगे। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 1 है, तो मतलब 1 लिख दीजिए। तो 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पर कितना आया 2 आया। क्लियर है, समझ में आया बात। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको HCF और LCM ज्ञात करना नहीं आता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पर आप जाएंगे और आप वहां से HCF LCM सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 है ये क्या है, हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हमें एक PX दिया है और यहाँ पर हमें एक GX दिया है। तो बोल रहा कि बहुपद PX को बहुपद GX से भाग दीजिए और भागफल एवं शेषफल लिखिए। बात समझ में आया। यहाँ पर हमें भाग देना है और भाग देने के बाद जो भी भागफल और शेषफल आएगा इसे हमें लिखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x+2 है, तो यहाँ पर हम लोग x+2 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 2x² + 3x+1 लिख लेते हैं कि 2x² + 3x+1। क्लियर है। भाग देते हैं। देखिए सिंपल सा कहानी, आपको मान के चलिए कुछ नहीं आता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर ये जो भागफल होगा, ये जो ऊपर वाला भागफल है, यहाँ पर क्या लिखेंगे। सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। इसके फर्स्ट वाले को लिखिए और इसके फर्स्ट वाले को लिखिए। इसका जो फर्स्ट वाला है क्या है 2x² को ऊपर में लिखेंगे। इसका फर्स्ट में क्या है x है, तो इस x को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर x², यहाँ पर x है तो कट जाएगा, तो बचा क्या 2x बचा। क्लियर है। 2x मतलब यहाँ पर हमारा क्या खाएगा 2x खाएगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए ये जो 2x है एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार इसके साथ, तो 2 का 2 ही होगा। और यहाँ पर x × x तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस 2 दूने 4 यानी कि 4x हो जाएगा। और जब भाग देते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे चिन्ह को बदल देंगे। तो अगर चिन्ह बदल देंगे मतलब यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मतलब प्लस होने से माइनस हो जाता है और माइनस रहने से प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। तो प्लस 2x² और ये -2x² ये तो खत्म हो जाएगा। और देखिए ये प्लस 3x और ये -4x आ गया। मतलब ये जो पहले का जो साइन रहेगा अब इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। मतलब ये प्लस 3x और ये -4x, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और 4 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि 1x बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ x ही लिखेंगे। 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह नहीं है, नया जो चिन्ह आया इसको लिखेंगे, यानी माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो +1 है इस +1 को यहाँ पर जैसा है वैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर से आगे हम लोग और काम करेंगे। अब बात है कि फिर से हम लोग भागफल में क्या खिलाएंगे, तो सिंपल सा वही नियम है, इसके फर्स्ट वाले को लिखिए, इसके फर्स्ट वाले को लिखिए। इसके फर्स्ट में क्या है -x है तो -x लिखेंगे, बटे इसके फर्स्ट में क्या है x है तो यहाँ पर x कट जाएगा एक बार में, तो बचा क्या -1, यानी यहाँ पर हमारा खाएगा -1। तो ये -1 को एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार इसके साथ, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 गुना x तो आपका x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और 2 1 के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। चिन्ह बदल दीजिए और काटिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो कटेगा काटिए। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -x प्लस x ये तो जहन्नुम में चल गया। 1 और 2 कितना बचेगा, 3। तो बस हमारा यहाँ से आंसर आ गया। भागफल एक आया है, ये जो यहाँ पर ये जो रहता है इसी को भागफल बोलते हैं। कितना आया है 2x - 1, और शेषफल कितना आया है यहाँ पर, शेषफल कितना आया, ये जो 3 है ये हमारा क्या है, शेषफल है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये हो रहा है अथवा देकर, एक क्वेश्चन नीचे हमारा ये है। अथवा का मतलब या तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए या फिर आप इस क्वेश्चन को बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर आपको जिस टाइप से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एग्जाम में भी आपका ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और मॉडल सेट के क्वेश्चंस को तो आप तो जरूर से जरूर कीजिए, तब जाके आपका जो बेस है मजबूत होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कि समांतर श्रेणी 7 13 19 ... लास्ट में क्या है 205 में कितने पद है, मतलब यहाँ पर पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर व्हाट, यानी कि n क्या होगा ये चीज हमें निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो हमें यहाँ पर एक एपी दिया गया है, एपी हमारा कौन सा है सर, ये एपी दिया गया है। हमारे पहला एलिमेंट 17 है, दूसरा एलिमेंट 13 है, तीसरा एलिमेंट 19 है, और डॉट लास्ट में जो एलिमेंट है ये क्या है 205 है। यहाँ तक क्लियर है, दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला पद दिया है, लिखिए इसको, पहला पद को बोलते हैं A1 कितना दिया है 7 दिया है। ये दूसरा पद क्या दिया है A2 दिया है, A2 कितना दिया है 13 दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग डी निकाल लेंगे, तो डी का सूत्र क्या होता है A2 - A1, यानी कि 13 को लिखेंगे पहले, फिर -7 को लिखेंगे बाद में, तो 13 में 7 जाएगा तो बचेगा क्या 6। और जो लास्ट का जो ये पद होता है इसको हम लोग एल भी बोलते हैं या फिर AN भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो लिखेंगे AN लिखेंगे फिर भी चलेगा, और L लिखेंगे फिर भी चलेगा, तो मतलब ये अंतिम पद है, लास्ट में है तो आप AN लिखिए या फिर L लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है nवां पद, मतलब यहाँ पर मतलब कितने पद है ये निकालना है, कितने पद है ये निकालना है, nवां पद नहीं निकालना है, मतलब निकालना क्या है कि कितने पद है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर n निकालना है। तो अभी हमको तो पता नहीं कि कितना पद है, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि इसमें क्या है n पद है, अभी तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पर क्या करते हैं मान लेते हैं कि सर हमको तो पता नहीं है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मान लेंगे कि माना इस एपी में n पद है, माना इस एपी में n पद है, n पद है। बात समझ में आया कि नहीं, अभी तो हमको पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर मान लिया कि हमने क्या मान लिया कि ये जो एपी है इसमें n पद है। अब हमको एक फॉर्मूला पता है, और बस सिंपल सा इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को बना देंगे। फॉर्मूला क्या होता है सर, an का फॉर्मूला आपको पता होगा, A1 + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। जो डेटा हमें गिवन है उसको आप पुट कर दीजिए, जो नहीं दिया है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। दिस इंप्लाइज an हमें दिया है कितना है 205 है, तो क्या लिख देंगे 205। A1 पहला पद कितना दिया है 7, तो 7 लिख देंगे, जोड़ का जोड़, n ही तो हमें निकालना है तो छोड़ देते हैं ना, n - 1 × d कितना है सर, d है 6, तो 6 लिख देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। 205 का 205 बराबर 7 का 7 जोड़ 6 गुना n, तो 6n, और ये 6 1 के 6। क्लियर है, अब देखिए आगे 205 का 205, अब देखिए 7 में अगर 6 जाता है तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, जोड़ 6n। क्लियर है, अब देखिए 205 है रहने देते हैं, ये +1 है बराबर किधर आएगा तो -1 होगा, बराबर 6n, और 2 से 5 में अगर 1 जाएगा तो बचेगा क्या 204 बराबर 6n, और इसी 204 बराबर 6n को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 204 किसके बराबर है 6n के बराबर है, यानी 6n किसके बराबर है तो 204 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, यानी 6n बराबर क्या आया 204 आया। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 6n बराबर 204। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे आसानी से, तो 204 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का पारा में कट जाएगा, आप देख लीजिए भागा देके क्या होगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या होगा, पहला तो आपको क्या खाएगा यहाँ पर 30, यहाँ पर कितना 204 है ना, एक सेकंड 204 है,
यहाँ पे 304 नहीं है, 204 है। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे 6 और 204 है, मतलब 6 को भगा दीजिए, किस 6 भगा क्या करेंगे 204, तो 6 है 18 खाएगा, तो 20 में 18 जाएगा तो बचेगा 2, कहानी खत्म। 4 उतारेंगे तो 6 चौके 24। आप देख लीजिए कितना बार में कट गया, 34 बार में, मतलब ये 34 बार में खत्म। मतलब इसमें कितने पद है, 34। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसमें कितना पद है, n बराबर 34। ये हुआ आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप एक बार देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5 पॉइंट का है। क्लियर है? आगे बढ़ें तो चलिए यहाँ पर जो अथवा में जो क्वेश्चन है हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि अथवा में हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अथवा में है इस क्वेश्चन को भी हम लोग फिलहाल देख लेंगे। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रथम पद को बोलते हैं A1, तो A1 दिया है कितना है 5, और जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा अंतिम पद को आप चाहे तो AN भी लिख सकते हैं या फिर L भी लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर AN ही लिख देते हैं। AN कितना है 45 है, और ये क्या है योग यानी कि SN को योग बोलते हैं, यानी 400 दिया है, और पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर भी मतलब हमें n ही ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए SN का 3 फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो कोई भी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो सबसे आसान फॉर्मूला होता है ना, अधिकतर आप उसी फॉर्मूला का यूज कीजिए। देखिए SN का सबसे आसान फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू A1 प्लस AN। ये सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए SN कितना है 400, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 400 लिखेंगे, बराबर n का तो n हमें तो निकालना है, तो n का छोड़ देते हैं, नहीं बटे क्या है 2 है, इंटू A1 कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे, जोड़ AN कितना है 45, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। इधर आते हैं, काम करते हैं, तो 400 बराबर n/2 गुना 45 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। काट सकते हैं ना, तो 2 1 2, और ये क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, तो यहाँ से हमारे क्या आया 400 बराबर 25 गुना n, तो क्या लिखेंगे 25n। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर 400 किसके बराबर है 25n के बराबर है, यानी जो 25n बराबर क्या है यहाँ पर 400 है। यहाँ से हम लोग n निकाल लेते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 400 बट्टा 25 हो जाएगा। 5 का बड़ा कट रहा है, 5 5 25, और ये 5 8 40, और ये जो एक जीरो है यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5 1 5 और 16 5 80, यानी n का मान कितना आ गया, n बराबर आ गया 16। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 16 है। लिख लेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसीलिए पदों की संख्या बराबर 16। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 कुछ इस प्रकार से है। देख लीजिए क्या है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है कि 15 cot A बराबर कितना दिया है 8 दिया है, तो आप यहाँ से सबसे पहले तो cot A निकाल लीजिए, तो cot A बराबर होता है 8/15। अब शायद आप सूत्र भूल चुके हैं कि कॉट ए का सूत्र क्या होता है, लेकिन आपको याद रखना है लाल बट्टे कौ का। ठीक है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, और कॉट का होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आधार हो गया हमारा, और ये नीचे वाला क्या हो गया हमारा लंब हो गया। देख लेते हैं आधार कितना है, तो 8 है, यहाँ पर आधार बराबर 8 लिख लेते हैं, आधार बराबर 8, और लंब कितना है 15 है, तो लंब बराबर क्या लिख लेंगे 15। मेन चीज हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कर्ण चाहिए सर, तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आप पहले आधार लिखिए या फिर पहले लंब लिखिए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आधार कितना है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। क्लियर है? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 289 हो जाएगा। मतलब कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 289 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर बनाए। अब देखिए यहाँ पर कर्ण का तो स्क्वायर है, तो कर्ण रहेगा, इधर स्क्वायर है तो बराबर की इधर रूट हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण का कर्ण, और 289 का वर्गमूल होता है 17, मतलब कर्ण कितना निकल गया 17 निकल गया। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है सर, साइन ए ज्ञात करना है, तो चलिए साइन ए लिख लेते हैं। तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला पहला वाला ही साइन का होता है, यानी पहले लंब फिर कर्ण। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लंब बटे कर्ण। देखिए ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पर मतलब बताने के लिए मैंने पहले से ही लिख के रखा था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना आया है यहाँ पर, लंब कितना है 15 है, तो 15 लिखेंगे।
कर्ण कितना है 17, तो 17 लिखेंगे और यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं, कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं 34, क्वेश्चन नंबर 34 ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 सही है, दिक्कत नहीं है, मतलब एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। वही मैं देख रहा था कि क्वेश्चन कहीं स्किप तो नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। 35 हमारा यहाँ पे क्या है, सिद्ध करने का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन को मैंने आपको 8 पॉइंट में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूँ, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, ना आपको आई बटन चेक करना है, सिंपल से मैं यहीं पर बता देता हूँ। ये जो LHS है इसको हम लोग LHS मानेंगे, इधर हम लोग RHS मानेंगे। देखिए हमेशा हम लोग बड़ा कॉइल लेके जाते हैं और उसको छोटा कर देते हैं काट के, तो LHS को हम लोग यहाँ से लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या है कि 1 माइनस साइन ए इंटू क्या है सेक ए प्लस 10a। देखिए ये जो 8.4 का जो भी क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को आप तभी बना सकते हैं जब आपका फॉर्मूला अच्छा से क्लियर है, तभी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 1 माइनस साइन ए है, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, छेड़खानी नहीं करते हैं इससे हम लोग। सेक ए का सूत्र होता है 1/cos a, और ये जो tan a है इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/cot a और एक होता है sin a/cos a। तो हम लोग यहाँ पर sin a/cos a का ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे cos a है, यहाँ पर भी नीचे cos a है। ठीक है, अब देखिए आगे ये ब्रैकेट है, थोड़ा अच्छे से दे देते हैं इस प्रकार से। तो 1 माइनस साइन ए है, रहने देते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करना है। cos a और cos a का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos a हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए और ऊपर में 1 प्लस साइन ए बचा, तो 1 माइनस साइन ए लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जो a माइनस बी रहे इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर सेम टू सेम हमारा ये फॉर्मूला वर्क करेगा, मतलब ये a जैसा काम कर रहा है ये b, क्योंकि a माइनस बी है, इंटू ये a जैसा ये b जैसा, तो यहाँ पर a प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे पेज है तो देख लेते हैं, आगे मैं बता देता हूँ। चलिए पेज नहीं है, यहीं पर मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे क्या है सर कॉस ए है। अब ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। और जैसे कि हम सब जानते हैं फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, और हमें यहाँ पर निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 को रहने देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर किधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये तो इधर आ गया, बच सिर्फ क्या गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए मतलब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। मतलब क्या अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, आप इसको ब्रैकेट के अंदर घेर के रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ब्रैकेट को आप थोड़ा इस प्रकार से अच्छे से दीजिएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे, ऊपर में 2 टो है, नीचे में 1 टो काट जाएगा तो ऊपर में 1 टो बचेगा, यानी ऊपर में हमारा कॉस ए बचा, और यही तो हमारा RHS था, यही तो हमारा RHS था, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही तो हमें लाना था ना, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लाना था, आपको कॉस ए लाना था, तो हमने हमको जो लाना था वो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन को अगर एक बार घर में बनाएंगे तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन देखिए 8.4 का कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे इससे पहले आपको सूत्र आना चाहिए, अगर आपको सूत्र आता है तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखिए 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, और इनके बीच का हमें क्या करना है दूरी ज्ञात करना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ए बिंदु हो गया जिसका क्या है निर्देशांक -5,7, और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है -1,3। दिक्कत है कोई, मतलब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पहला वाला है इसको हम लोग बोलते हैं x1, दूसरा वाला को बोलते हैं y1। ये जो पहला वाला है इसको हम लोग बोलते हैं x2, और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलेंगे y2। और दूरी सूत्र से सिंपल सा लिखिए, दूरी सूत्र से हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, दूरी बराबर मतलब ए बी निकालना होगा, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना। ये x2 है, x2 का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। फिर माइनस x1 का मान कितना है -5 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -5 लिख देंगे। इसके ऊपर में स्क्वायर है तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसके ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे। जोड़ y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है, y1 कितना है 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है। आगे पेज है क्या? नहीं, पेज तो नहीं है, यहीं पर बनाना पड़ेगा। चलिए यहीं पर बना लेते हैं हम लोग। रूट अंडर -1 का -1 रहने देते हैं और फिर माइनस माइनस प्लस, तो +5 का कंप्लीट होल स्क्वायर। जोड़ 3 में अगर 7 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे -4, क्योंकि 7 बड़ा है तो उसी का चिन्ह होगा -4 का स्क्वायर। ये सब जोड़ घटा तो आपको आता होगा, ये सब बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर, अब देखिए -1 + 5 है तो माइनस प्लस माइनस 5 में जाएगा तो 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और अगर 32 को इस प्रकार से तोड़ा जाए, लेकिन सिंपल सा कहानी, हम लोग 32 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32 को लिख सकते हैं ना कि 16 × 2, सिंपल से अगर लिखे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और ये जो 2 है ये रूट में ही रह जाएगा, रूट अंडर 2। क्लियर है। तो बस सही आया इसका आंसर। आपको यहाँ पर एक मात्रक लिख देना है। क्या लिख दीजिएगा, मात्रक। इसका आंसर आया 4√2 मात्रक। अगर आपको इस प्रकार से मतलब 16 अगर नहीं करने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 32 को इस प्रकार से तोड़ दीजिएगा, जो 2 ठोक करके कॉमन मिलेगा वही हमारा आएगा। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन से ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमने परमेय 6.1 पढ़ा था, परमेय 6.1, बस सिंपल सा उसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एक्चुअल में परमेय 6.1 क्या होता है, पहले अगर इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लेंगे। देखिए समझिए, परमेय 6.1 क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, जैसे कि इसका नाम हो गया ABC। क्लियर है। और यहाँ पर हमने क्या किया, BC के समांतर, ये जो BC लाइन है इसके समांतर हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेखा खींच दिया। मान के चलिए इसका नाम हम लोग कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि नाम दे दिया हमने E और F। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम से मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया कि EF क्या है, किसके समांतर है, तो BC के समांतर है। जब हमने EF BC के समांतर डाल दिया ना, तब ये क्या कहता है कि देखिए यहाँ से A से लेकर E, मतलब AE क्या होगा, AE बटे क्या होगा, देखिए A से E और E से B, तो AE बटा EB बराबर, फिर A से लेकर F और F से लेकर C, तो A से लेकर F और F से लेकर C। बस यही चीज होता है परमेय 6.1, और इसी परमेय 6.1 का यूज हम लोग इस मतलब क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्लियर है। बात करें तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आकृति में D, देखिए इस तरह से मतलब बॉक्स बना दिया है, बॉक्स एक्चुअल में नहीं है, मतलब इस प्रकार से पैरेलल होगा, ये समांतर, ऐसे समांतर है। ये आपके मतलब किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं आपने आपकी किताब में, एनसीईआरटी किताब में, तो एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 चीज दिया है। क्या दिया है, पहला चीज दिया है कि जो D है ये समांतर है किसके, तो AC के, और ये जो DF है ये भी समांतर है किसके, तो AE के। तब हमें सिद्ध करना है ये चीज, और हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे परमेय 6.1 का। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि क्या पेज है हमारे पास। हाँ, पेज, एक पेज यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से बनाएंगे, सीखेंगे क्वेश्चन को कि क्या करना है। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें दिया है क्या दिया है सर, ये 2 चीज दिया है। ठीक है, त्रिभुज, देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए इसको जो दिया है आपको। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कि जो DE है, DE ये पैरेलल है किसके, तो AC के, यानी कि समांतर है। DF किसके पैरेलल है, DF किसके पैरेलल है, तो AE के पैरेलल है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देख लीजिए क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BE बटा EC बराबर BF बटे FE, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। क्लियर है सर, प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं इसके प्रमाण को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज है, क्या नाम है त्रिभुज का, ABC। तो चलिए लेके चलते हैं कि त्रिभुज ABC में ये चीज हमें दिया है, मतलब DE
समांतर AC। ये क्या है सर? तो ये दिया है, ये दिया है। मतलब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बड़का जैसा ये त्रिभुज है और ये जो DE लाइन है, DE कौन वाला लाइन? ये D और ये E, मतलब ये वाला लाइन, ये लाइन ध्यान से समझिए। देखिए इस लाइन का बात हो रहा है। ये जो लाइन ये क्या है? AC के पैरेलल है, AC के समांतर है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए त्रिभुज जैसे हमारी इस प्रकार से था, मान के चलिए यहाँ पर A है, B है, C है, तो BC के समांतर हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ले लिया जैसे कि EF। तो जैसे क्या होता था परिमेय 6.1 से, तो AE बटा AB और AF बटा FC। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पर कहाँ से कर रहे हैं? तो परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से। तो परिमेय 6.1 से अगर किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए मतलब ये जो लाइन है क्या है? इसके समांतर है, इस लाइन के समांतर है, इस AC लाइन के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पर B से क्या होगा? D होगा, फिर D से A होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर B से E होगा और E से C होगा। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर आप कितनी सिंपल तरीके से समझ पा रहे हैं। देखिए एकदम अच्छे तरीके से समझिए। जो मैं रेड कलर कर दे रहा हूँ इस चीज को आप समझिए। देखिए यहाँ से जो मैं एक जो मतलब त्रिभुज में जो रेड कलर कर रहा हूँ, इस चीज को आप देखिए ध्यान से। इसी चीज का तो बात हो रहा है। पहले हमारे पास ABC एक त्रिभुज था और यहाँ पर ये वाला पैरेलल में है। तो ये वाला पैरेलल में है तो क्या होगा? एक बार B से लेकर D तक होगा, मतलब ये डिस्टेंस को लेंगे एक बार, फिर इस डिस्टेंस को लेंगे, फिर एक बार यहाँ से लेकर हम लोग इस डिस्टेंस को लेंगे, फिर यहाँ से लेकर इस डिस्टेंस को लेंगे। बस यही तो आपको यहाँ पर करना है सर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मतलब B से अगर D लेते हैं तो BD लिखेंगे। क्या लिखेंगे? BD लिखेंगे, BD बटा B से D हमने ले लिया, फिर D से क्या लेंगे? A लेंगे। तो फिर क्या होगा? D से A होगा बराबर। देखिए अब आगे क्या होगा? इधर D से लेकर E लेंगे, फिर E से लेकर C लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन का बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो B से E फिर E से C, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? B से लेकर E फिर E से लेकर C। तो यहाँ पर हमने एक चीज ले आया, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास और एक चीज दिया हुआ है, क्या है कि DF जो है ये पैरेलल है AE के, मतलब DF समांतर AE, मतलब DF, एक सेकंड, त्रिभुज ABC में ही लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है कि DF समांतर किसके है? तो AE के है। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर आइए चित्र में। अब यहां पर इस लाइन का बात हो रहा है, ये लाइन जो ये DF है, ये DF जो है ये किसके पैरेलल में है सर? तो AE के पैरेलल में है। देख लीजिए AE के पैरेलल में है, मतलब इसके पैरेलल में है, इसके। मतलब देखिए ध्यान से समझिए, अगर इस त्रिभुज को अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ये त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा? एक सेकंड, इस कलर को मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से त्रिभुज हमारा बनेगा, इस प्रकार से। इधर हमको और इसी तरफ नहीं जाना है, बस यहीं पर हमको रुक जाना है, और ये तो पैरेलल में है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे? एक बार B से लेकर D तक आएंगे, फिर D से लेकर A आएंगे, फिर एक बार B से लेकर F आएंगे और F से लेकर E आएंगे। बस कहानी खत्म, और हमें कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इधर हमको तो और आगे नहीं बढ़ना है। तो जैसे परिमेय 6.1 का यूज किए थे हमने वहां पर, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम टू सेम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक बार लिख लेते हैं कि परिमेय 6.1 से, तो लिखेंगे परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से। यहां पर आप ध्यान से देखिए, एक बार B से लेकर D जाएंगे, फिर D से लेकर A आएंगे, ठीक है। B से D और D से A, यह किसके बराबर होगा? देख लीजिए यहां पर ध्यान से, B से लेकर F के और F से लेकर E के। तो B से लेकर F के और F से लेकर E के, तो इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पर भी BD बटा DA है और यहाँ पर भी BD बटे आपका DA है, मतलब दोनों आपका सेम टू सेम है। मतलब अगर दोनों सेम सेम है तो मतलब ये वाला जो पार्ट होगा और यहाँ पर ये वाला जो आया है, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वाला क्या है हमारा? BE बटा EC है, तो लिखेंगे BE बटा EC लिखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से वहां पर हमारा क्या है? देख लीजिए और एक बार आप यहाँ पर क्या है? BE बटा EC, तो लिख लेते हैं BE बटा EC, BE बटा EC, और यहाँ पर आपका क्या है? BF बटा FE, BF बटा FE। अगर आप देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यही चीज प्रूफ करना है। BE बटा EC, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है? BE बटा EC है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर BF बटा FC, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ चल गया? इधर है।
एक सेकंड हमने यहाँ पर गलत कर दिया क्या? हाँ, यहाँ पर बी एफ बटा एफ ही है ना सर, तो यहाँ पर एफ ही लिखना है, एफ ही, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। बी एफ बटा एफ ही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी एफ बटा एफ ही लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर हमें बी एफ बटा एफ ही प्रूव करना है, बी एफ बटा एफ ही प्रूव करना है। सिंपल है, समझ में आया? कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। यहाँ पर सिंपल से हमने प्रमेय 6.1 का यूज किया और इस क्वेश्चन को बना लिया। अभी भी यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व किया है। इसके बाद 38, 39 और 40 क्वेश्चन है। तो चलिए एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हूँ। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा प्रमेय 10.1 है, प्रमेय 10.1। और देखिए बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये जो एक्सरसाइज 10 पॉइंट है, मतलब 10.1 10.2 जो भी है, और इसमें जो भी प्रमेय है इनका आप एक सेपरेट वीडियो बनाइए। तो अगर आपको भी लगता है कि नहीं इस पर एक वीडियो बनना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे एक सुंदर सा कमेंट कीजिए कि सर आप मतलब ये जो एक्सरसाइज 10 पॉइंट है, मतलब ठीक है एक्सरसाइज 10 पॉइंट है, इसके ऊपर आप एक कमेंट कीजिए कि सर इसका वीडियो बनना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने ऊंचाई एवं दूरी यानी कि 9.1 का जिस प्रकार से मैंने बनाया था। तो आप कमेंट जरूर से जरूर करेंगे और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप बताएंगे। और अगर वाकई में वीडियो पसंद आ रहा है तो एक सुंदर सा लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर है? मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो हमारा क्या होगा? लंब होगा। क्लियर? आप देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ पर कोई एक मतलब स्पर्श बिंदु है जहां से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से गुजर रही है। हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया x और इसका नाम दे दिया y, और यहाँ पर स्पर्श बिंदु जो है इसका हमने नाम दे दिया p। अब यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है तो वृत्त का हमने नाम क्या दे दिया? इस वृत्त का मतलब ये वृत्त जो है इसका केंद्र का हमने नाम दे दिया o। क्लियर है? और यहाँ पर ये जो OP है, O से लेकर ये जो P है ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। O से लेकर P ये क्या है? त्रिज्या है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सिंपल सा समझिए, OP हमारा क्या है? OP हमारा त्रिज्या है। O क्या है? O तो O वृत्त का केंद्र है। XY क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। क्लियर है? और ये P क्या है? तो स्पर्श बिंदु है। P क्या है? स्पर्श बिंदु। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? मतलब हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना होगा कि ये जो OP है ना, OP ये जो OP है ये मतलब हमें क्या यहाँ पर सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है कि ये जो OP है यही हमारा क्या है? लंब है। ये OP क्या है? एक लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है? OP है। ये जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी जहां मन है आपका। अगर मन है यहाँ तो आप यहाँ लीजिए, यहाँ मन है तो यहाँ, यहाँ मन है तो यहाँ, यहाँ मन है तो यहाँ, मतलब जहां भी आपका मन होगा ना सर आप एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमको यहाँ पर मन किया तो चलिए भाई हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। अगर यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, जिससे हमने नाम दे दिया Q। ठीक है, अगर इस O और Q को मिलाएंगे ना, इस O और Q को अगर मिलाएंगे तो देखिए इसको हमने मिला दिया। तो अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, देखिए O से P मतलब ये जो त्रिज्या है और यहाँ पर हमने ये जो बिंदु लिया, अगर इसके डिस्टेंस को देखेंगे तो कौन वाला ज्यादा होगा? आप देख पा रहे हैं OQ हमारा ज्यादा होगा, यानी OQ ज्यादा होगा तो OQ किससे ज्यादा होगा? तो OP से ज्यादा होगा। बात समझ में आया? आप मान के चलिए ये आपने पॉइंट ले लिया, मान के चलिए इस पॉइंट को आपको नहीं लेना था, आपको मन था कि नहीं हमको यहाँ पर एक पॉइंट लेना है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर अगर इस पॉइंट को लेते हैं फिर भी आपका बड़ा होगा। देखिए यहाँ तक ही तो हमारा है ना P पॉइंट, यहाँ तक ही है, लेकिन इतना जो ये जो डिस्टेंस ये जो बढ़ रहा है ये तो थोड़ा सा बड़ा तो है। मतलब आप कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर आप कहीं पर भी लीजिएगा, आप यहाँ लीजिए फिर भी इतना बड़ा होगा, आप यहाँ लीजिए फिर भी इतना बड़ा होगा, आप यहाँ लीजिए फिर भी इतना बड़ा बढ़ जाएगा, आप यहाँ लेंगे तो फिर भी इतना बड़ा आपको मिलेगा, आप यहाँ लेंगे तो फिर भी आपको इतना बड़ा मिलेगा। मतलब आप कहीं पर भी अगर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर ये जो त्रिज्या वाला पॉइंट है ना, ये जो OP, ये OP से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। कोई भी आप यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए वही क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? तो OP से। क्लियर है? मतलब यहाँ पर सबसे मतलब जो न्यूनतम मतलब है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस किसका है? तो OP का ही है। OP का क्या है सर? यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस है, यानी कि न्यूनतम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस मतलब किसका? यहाँ पर
यहाँ पर ये जो ओपी है, ये जो ओपी त्रिज्या है, इसी का क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है। क्लियर है। और देखिए एक मतलब रूल होता है कि जिसका न्यूनतम दूरी होता है ना, वही हमारा लंब होता है, वही हमारा लंब होता है। बस इस प्रकार से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको लिखना कैसे है, तो देखिए किताब में जिस प्रकार से लिखा हुआ था, एक किताब में हमको मिला, तो वही चीज मैंने यहाँ पर रख दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। देखिए मैं यहाँ पर आपको इस चीज को समझा देता हूँ। क्वेश्चन जो था ये हमारे क्या है, परमे 10.1 है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ पर ये XY जो है ये हमारे क्या है, एक स्पर्श रेखा है। OP वृत्त की त्रिज्या है और ये जो OP है, ये जो OP है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो OP है वृत्त की स्पर्श रेखा XY पर लंब है। मतलब ये जो XY है ना, XY इस पर ये जो OP है, OP ये क्या है, लंब है। ये चीज हमको प्रूव करना है। रचना हम लोग यहाँ पे रचना करते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर एक बिंदु Q लिया तथा उसे O से मिलाया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक बिंदु Q लिया, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई मतलब यहाँ पर रूल नहीं है कि आपको यहीं पर लेना है। ठीक है। तो जब इसको हम लोग क्या करें, इस प्रकार से मिला दिया हमने, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि OQ जो है वो क्या है, OP से बड़ा है, मतलब OQ का डिस्टेंस OP से बड़ा है। तो ये चीज हमने लिखा कि चूंकि बिंदु Q वृत्त से बाहर स्थित है, देखिए वृत्त तो हमारा यहीं तक हुआ, ठीक है, लेकिन ये वृत्त के बाहर स्थित है, अतः OQ क्या होगा, OP से बड़ा होगा। स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त, मतलब इस P को छोड़कर सभी बिंदुओं पर केंद्र O से खींची गई OP से बड़ी होगी। मतलब कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगा, OP से बड़ी होगी। अर्थात OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। मतलब OP क्या है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है। और हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी लंब होती है, अतः OP XY पर लंब है। देखिए कितना सिंपल सा यहाँ पर थ्योरम है जो कि प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके अथवा में और एक क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, 10 पॉइंट अगर आप कमेंट करते हैं फिर भी, और अगर नहीं करते हैं फिर भी, लेकिन 10 पॉइंट का वीडियो जरूर आएगा, वहां पर मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर अथवा में जो और एक क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम शुरू से ही मतलब लिख कर ही बता देता हूं कि आपको एग्जाम में लिखना किस प्रकार से है। यहां पर तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक यहां पर हमने क्या किया, केंद्र बना दिया, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, व्यास ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, आप किधर से भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। क्लियर है, जैसा भी आपको मर्जी है, आपको जैसा मन है आप वैसे लीजिए। यहाँ पर कोई रूल नियम कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसका A और इसका हमने नाम दे दिया B। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप सीधा खींचिएगा, क्योंकि देखिए मैं पेन टेबलेट से वीडियो बना रहा हूं, और आप जानते हैं पेन टेबलेट किस तरह से होता है, वहां पर सीधा खींचना मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। फिर भी जो है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, मतलब प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिंपल तरीके से प्रूफ करेंगे। यहां पर हमने क्या किया, एक O केंद्र वाला वृत्त लिया है, तो लिखेंगे कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। क्लियर है, समझ में आया, यहां तक वृत्त है। तथा ये जो AB है ना, AB क्या है, वृत्त की वृत्त का व्यास है। AB वृत्त की व्यास है, वृत्त की व्यास है, जो कहां से गुजर रही है, केंद्र O से गुजर रही है, जो केंद्र O से गुजरती है। ठीक है, गुजरती है, मतलब ये क्या है कि केंद्र O से गुजरती है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। कोई भी दो स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं आप। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने एक इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, दिक्कत नहीं है, समझिए आप। ठीक है, अब नाम दे देते हैं कुछ भी यहाँ पर, जैसे ऊपर वाला का नाम हमने दे दिया PQ, और नीचे वाला का हमने नाम दे दिया RS। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पर PQ और RS हमारे पास क्या है, तो दो स्पर्श रेखा है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि जिसमें PQ तथा RS दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर, देख लीजिए, सिद्ध करना है
हमें क्या सिद्ध करना है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा, ये दोनों समांतर होंगी, यानी कि ये जो पी क्यू है ये पैरेलल होंगे किसके, तो आर एस के। मतलब पी क्यू और आर एस क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। तो चलिए इसके प्रमाण को देखते हैं, यानी कि इसको प्रूव करते हैं। देखिए सिंपल सा इसका प्रूफ है, क्लियर है। देखिए किस प्रकार से प्रूव करेंगे इसको, हम लोग एकांतर कोण से प्रूव करेंगे। और देखिए एकांतर कोण का एक कंसेप्ट होता है, आपको जेड बनाना है। जैसे भी आप बनाएंगे, आप ऐसे जेड बनाइए, ऐसे जेड बनाइए, ऐसे जेड बनाइए, किसी भी तरह से। और जब आप जेड बनाएंगे ना, तो जेड का जो एक साइड ये जितना होगा, इधर वाला भी उतना होगा। अगर इधर वाला 10 होता है तो ये भी आपका 10 होगा, अगर ये वाला 20 होगा तो ये भी आपका 20 होगा। उसी प्रकार से इधर वाला जितना होगा उधर वाला भी उतना होगा, इधर वाला जितना होगा इधर वाला भी उतना होगा। मतलब ये दोनों इक्वल इक्वल होते हैं, बस यही होता है एकांतर कोण का कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहां पर मैं आपको जो बताने वाला हूं इस चीज को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग यहाँ पर कोण का यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर एक कोण बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कोण तो बनेगा, जाहिर सी बात है, एक्चुअल में ये 90 डिग्री का ही बनेगा कोण यहाँ पर। अभी सिंपल सा यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। इसका हमने नाम दे दिया 1, इसका हमने नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम दे दिया 4। आप किसी का कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम से कोई मतलब नहीं होता है, काम से मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देंगे, आपको जेड बनाना है, किसी भी तरह से आप यहाँ पर जेड बनाइए। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पर हमारे इस प्रकार से जेड बन रहा है, यहाँ से आया, हम इस प्रकार से आ रहे हैं, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक जेड बन रहा है। देखिए जेड बन गया, ठीक है। जेड बना कि नहीं बना, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड, अच्छा से नहीं दे देता। यहाँ से आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं, और इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा मतलब क्या, ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना ही होगा, मतलब दोनों का दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि कोण एक किसके बराबर होगा, कोण 2 के। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। क्लियर है, समझ में आया। उसी प्रकार से इधर से अगर आप देखेंगे, इधर से ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इस प्रकार से ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा एक जेड बन रहा है। जेड बन रहा है कि नहीं, इस प्रकार से अगर इससे लिया जाए तो एक जेड बन रहा है। तो जेड बन रहा मतलब ये जो कोण 3 है और ये जो कोण 4 है ये भी आपस में बराबर होगा। मतलब कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे, एकांतर कोण। और जब दो मतलब इस तरह से मतलब जब होता है कि मतलब कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण से प्रूफ होता है, मतलब ये तो पूरा पूरी का हो गया। तब मतलब ये कंसेप्ट ही है, मतलब ये डेफिनेशन ही होता है एकांतर कोण का। तब क्या होगा, पी क्यू और आर एस क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए क्या लिखेंगे कि पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, आर एस के। बस सही प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया। कितने सिंपल तरीके से प्रूव कर दिया। आप देखिए यहाँ पर ये सब है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए आपको ऐसा चित्र बनाना है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि हमें दी हुई है, वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। और वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा। तो 2 का 2, ठीक है, पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 22। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 गुने 2 तो 22 दूने 44, R/7 बराबर 22। क्लियर है। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, इधर इधर गुना होगा तो 1 गुना 44R, तो यहाँ से 44R हो जाएगा। और यहाँ पर 22 गुने 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग R निकाल लेते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुने 7/44। तो 22 1 22 और 22 दूने 44, मतलब यहाँ पर आपका क्या आ गया, 7/2 आया। क्लियर है, समझ में आया। तो यहां से हमारा आर निकल गया, आर कितना आया, 7/2 आया। अब हम लोग यहाँ पर आसानी से वृत्त का चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसको पुट करेंगे और इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4 और पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। 4 को अच्छे से लिख देते हैं, आर स्क्वायर है। आर का मान कितना, 7/2। स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार। तो 7/2 2 बार लिख देते हैं, 7/2 गुना 7/2। अब 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 11 दूने 22। तो क्या हो गया, 11 7 77, ठीक है, बटे 4 दूने 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास और एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है प्रायिकता का। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। प्रायिकता का एक ही कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है, देखिए
जो टोटल होगा उसको आप नीचे लिखिए, जो टोटल होगा उसको आप नीचे लिखेंगे, और जो आपको निकालना है उसको आप ऊपर लिखिएगा। बस यही होता है प्रायिकता का फॉर्मूला। मैं कोई किताबी फॉर्मूला आपको नहीं याद करवा रहा हूं कि जो टोटल होगा उसको आपको लिखना है नीचे और जो निकालना है उसको लिखना है ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये मैं क्या कह रहा हूं। देखिए सिंपल सा कहानी है कि एक थैला है जिसमें 3 लाल है और 5 काली गेंदें हैं। क्लियर है? तो लिखते हैं लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 है। और काली गेंदों की संख्या कितनी है? काली गेंदों की संख्या बराबर 5। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि कुल गेंदों की संख्या मतलब टोटल कितना है? कुल गेंदों की संख्या, यही तो हमारा टोटल हुआ जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमें प्रायिकता किसका निकालना है? ए नंबर में निकालना है कि लाल हो। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जो टोटल होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो निकालना होगा उसको ऊपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर निकालना किसका है? लाल होगा। तो मतलब लाल केडो गेंद, इसको आप देख लीजिए। तो लाल गेंदों की संख्या लिख लीजिए यहाँ पर, लाल गेंदों की संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब यहाँ पर देखिए आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है? प्रायिकता निकालना है। किसका? तो लाल हो, मतलब इसका निकालना है। तो प्रायिकता निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लाल का। ठीक है, प्रायिकता किसका निकाल रहे हैं? लाल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं फॉर्मूला। मैंने आपसे क्या कहा कि जो टोटल होगा उसको नीचे, मतलब ये जो कुल गेंदों की संख्या है इसको आपको नीचे, हमेशा कोई भी क्वेश्चन रहे, कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या हमने नीचे लिख दिया। निकालना क्या है? तो लाल हो, मतलब लाल गेंदों की संख्या हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर इसको ऊपर में लिखेंगे, लाल गेंदों की संख्या। कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटना है, बस आप हर एक क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? तो 3 है। तो कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और कुल गेंद कितना है? 8 है। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। बस हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बी नंबर में लिखना है कि लाल नहीं हो। अब लाल नहीं होगा तो सर क्या होगा? यहाँ पर काला होगा। अब लाल नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या है? काला होगा ना। 2 टाइप का गेंद है, एक लाल है और एक काला है। अगर लाल नहीं होगा तो क्या होगा? काला होगा। तो आप चाहे तो इसी को लिख सकते हैं कि लाल नहीं गेंदों की संख्या। इसी को लिखिए कि लाल नहीं गेंदों की संख्या। तो कितना गेंद लाल नहीं है सर? तो यहाँ पर ये जो 5 गेंद है, 5 गेंद लाल नहीं है, मतलब काला है। तो लाल कितना नहीं है? 5 नहीं है। ये लिख दिया हमने। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता किसका? तो लाल नहीं हो। क्लियर है? मैंने आपसे क्या कहा कि जो टोटल होगा, टोटल कितना है? कुल गेंदों की संख्या ये है। तो टोटल को नीचे हमेशा, कुल गेंदों की संख्या, इसको नीचे। जो निकालना है उसको ऊपर। तो निकालना है कि लाल नहीं गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लाल नहीं गेंदों की संख्या। तो कितना गेंद वैसा जो लाल नहीं है? तो वैसा 5 गेंद है। और कुल गेंद कितना है? कुल गेंद हमारे पास यहाँ पर 8 है। तो क्या लिखेंगे? 5/8। तो एक आंसर आया 3/8, एक आया 5/8। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि अथवा में है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कहां पर है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका जो ओरिजिनल एनसीईआरटी का जो बुक होगा, एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक का बात कर रहा हूं, प्राइटेड बुक का मैं बात नहीं कर रहा हूं। उसमें आप निकालिएगा पेज नंबर 330 यानी कि 330। एक्चुअल में अगर आपके पास प्राइटेड बुक है कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लीजिए प्रायिकता का चैप्टर नंबर 15, और वहां पर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वही हमारा ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, बस ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 का जो क्वेश्चन है बस वही यहाँ पर चिपका दिया है। और वहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन की 50 नहीं है बल्कि वहां पर कितना है? 52 है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती है। एक्चुअल में देखिए अगर पहले क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि हमने ये पत्ता लिया है या फिर इस पत्ता को निकाला है, तब हम लोग 50 मान लेते। लेकिन यहाँ पर कुछ भी इस प्रकार से मेंशन नहीं किया गया है कि हमने ना कोई निकाला है ना कोई ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर 50 तो होगा नहीं। ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं, तो यहाँ पर 52 ही होगा। आप देख लीजिए, क्वेश्चन को मिला के देख लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो प्रायिकता का जो चैप्टर नंबर 15 का जो एग्जाम्पल नंबर 4 आप मिला के देख लीजिए, वही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पर 50 तो होगा नहीं सर, यहाँ पर 52 होगा।
क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कुल पत्तों की संख्या जो टोटल है, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्ता कितना है? 52 है। ए नंबर में हमें क्या निकालना है कि एक इक्का हो, तो इक्का की संख्या जो निकालना है, मैंने बोला नहीं कि उसी का आप संख्या लिखिए, इक्का की संख्या। और इक्का होता है सर 4 ठो, इक्का के तो केट होता है 4 ठो। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालना है किसका? इक्का का। इक्का हो लिख देते हैं, इक्का हो। समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप प्रायिकता निकालेंगे तो जो टोटल होगा उसको नीचे, यानी कि कुल वाला को नीचे, हमेशा हर एक क्वेश्चन में। तो कुल पत्तों की संख्या नीचे, जो निकालना है उसको ऊपर। तो निकालना क्या है कि इक्का, तो इक्का की संख्या लिखेंगे, इक्का की संख्या, इक्का की संख्या। तो इक्का के टो है हमारे पास यहाँ पर 4 टो है, नीचे के टो है टोटल तो 52 टो, 52 लिखेंगे। तो 4 के 4 और 13 चौके 52, यानी इसका आंसर आया 1/13। कितना सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा कि एक इक्का नहीं होगा। अब देखिए इक्का 4 टो है और जो बाद बाकी बच गया वह इक्का नहीं है। तो इक्का नहीं है, उसका संख्या कितना है अभी देख लेते हैं। देखिए लिख लेंगे कि इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो इक्का नहीं होगा, ठीक है। इक्का नहीं होने की संख्या, इक्का नहीं होने की संख्या, ठीक है। इक्का नहीं होने की संख्या टोटल ताश है 52 ठो, और 52 ठो में 4 ठो इक्का, तो इक्का को हम लोग घटा देते हैं तो बच गया कितना? 48। मतलब 48 ताश इक्का नहीं है। तो इसका प्रायिकता अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, प्रायिकता, प्रायिकता किसका? इक्का ना हो, इक्का ना हो। क्लियर है? तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो हमें निकालने देगा उसको ऊपर में लिखेंगे और जो टोटल होगा उसको नीचे। तो कुल पत्तों की संख्या ये टोटल है तो इसको नीचे लिख दिया, कुल पत्तों की संख्या। और हमें निकालना है कि इक्का ना हो, तो इक्का क्या लिखे देख लीजिए, इक्का नहीं होने की संख्या, इक्का नहीं होने की संख्या। तो कितना वैसे ताश है जो इक्का नहीं है, तो उसकी संख्या यहाँ पर है 48, और टोटल ताश कितना है? 52। 4 का बड़ा में कट जाएगा, काट दीजिए, 12 चौका 48, यहाँ पर 4 का बड़ा में कट रहा है ना, मैंने 12 बार में 48 और 4 का बड़ा में 52 काटेंगे तो 13 बार में 52, यानी यहाँ पर आंसर आएगा 12/13। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें। अब देखिए अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वहाँ पर हम लोग सेक्शन सी के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। सेक्शन सी, जो हमारा सेक्शन सी होगा उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।